मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृताम्। हेलो। हाँ हेलो। हिना में आवाज नहीं आती है उनकी। हो गया यहाँ नीचे। हैं देखिए, हाँ जी हाँ जी। यहाँ हम बात शुरू कर रहे हैं तत्वार्थ राजवार्तिक पृष्ठ संख्या 381 से। तीसरे अध्याय में मध्यलोक की ये चर्चा चल रही थी, जिसमें जम्बूद्वीप का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके 7 क्षेत्रों के यहाँ नाम बतलाए और 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट क्लियर किया जा चुका है। मैंने भरत क्षेत्र 6 भागों में विभक्त है और इन 6 भागों में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। ये 6 खंड किस प्रकार होते हैं, यदि आप में से किसी से भी यदि पूछा जाए तो आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि बीच में एक विजयार्ध पर्वत और 2 तरफ से निकली हुई गंगा और सिंधु नदियाँ, इन तीनों के कारण यह भरत क्षेत्र 6 भागों में बट गया है। गंगा सिंधु नदी और विजयार्ध पर्वत। फिर चक्रवर्ती का राज्य कितना बड़ा होता है, विजयार्ध किसे कहते हैं? विजयार्ध पर्वत जो कि 50 योजन विड्थ वाला है, उसकी हाइट 25 योजन है, उसमें विद्याधरों के निवास कहाँ हैं, किस तरह से उसकी कटनियाँ हैं, और उस पर पूर्व दिशा की ओर एक अकृत्रिम चैत्यालय है जो सिद्धायतन कूट में है ना। अनेक कूट वहाँ बने हुए हैं, कूटों की लंबाई चौड़ाई और कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किस प्रकार रहते हैं, इन सब की चर्चा अपनी यहाँ हो चुकी है। अब आप देखिए, भरत क्षेत्र के बाद हम बढ़ते हैं दूसरे क्षेत्र की तरफ, जिसका नाम है हेमवत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के बाद दूसरा क्षेत्र कौन सा है? हेमवत क्षेत्र। ठीक है ना। कैसा है ये हेमवत क्षेत्र, क्या स्वरूप है इसका? भरत और हेमवत के बीच में आप यदि चित्र में देखेंगे तो आपको हिमवान नाम का पर्वत दिखाई देगा। हिमवन पर्वत चित्र है आप लोगों के सामने। हाँ जी। हिमवन पर्वत गोल्डन का है, ये सोने जैसा पर्वत है, रेड कलर में लिखा हुआ है अपने इस चित्र में हमने, और इसके ऊपर कूट बना रखे हैं और सब उसी तरह की रचनाएं हैं। इस हिमवन पर्वत को जैसे ही क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं नॉर्थ की तरफ से, तो हेमवत नाम का क्षेत्र आता है। इस हेमवत क्षेत्र में आप सेंटर में देख पा रहे होंगे एक ब्लू कलर का राउंड शेप में कुछ बना हुआ है, यह भी पर्वत है, राउंडेड पर्वत है ये। व्रत कहते हैं इसको, व्रत। व्रत मतलब होता है गोला, राउंड, वैताड्य। शब्दवान शब्द वहाँ बीच में लिखा हुआ है, शब्दवान नामक नाभिगिरी वैताड्य पर्वत। व्रत वैताड्य भी कहते हैं, और क्योंकि ये पूरे हेमवत क्षेत्र के बीच में नाभि के समान है, इसलिए इसे नाभिगिरी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। अब देखें जरा यहाँ अपन जो अपनी पुस्तक है 381 पेज का,
हिमवान नाम के पर्वत के पास का क्षेत्र, पर्वत के पास का क्षेत्र, यह जिसमें हिमवान पर्वत है वह हेमवत है। हिमवान पर्वत जिसमें है वो हेमवत है। यह क्षुद्र हिमवान और महाहिमवान तथा पूर्वापर समुद्रों के बीच में है। देखिए, क्षुद्र हिमवान मतलब तो है लघु हिमवान, छोटा हिमवान, और महाहिमवान सेकंड नंबर का पर्वत है इसके बाद वाला, हेमवत से नॉर्थ की तरफ, मतलब हेमवत क्षेत्र से नॉर्थ की तरफ महाहिमवान पर्वत है, साउथ की तरफ हिमवन पर्वत है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ समुद्र है, पूर्वापर समुद्रों के बीच में है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए, जैसे छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं ऑप्शन दे करके कि हमें यह बतलाइए हेमवत क्षेत्र कहाँ है, तो हमारा जवाब होगा हिमवन और महाहिमवन पर्वत के मध्य तथा पूर्व पश्चिम समुद्रों के बीच में हिमवन पर्वत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। इसके बीच में शब्दवान नाम का वृत्त वैताड्य पर्वत है, ये मैंने ब्लू कलर के अंदर आप लोगों को बतलाया है। यह 1000 योजन ऊंचा है। माने ये जो वृत्त वैताड्य है ये 1000 योजन ऊंचा है। 250 योजन की इसकी जड़ है, ऊपर और मूल में 1000 योजन विस्तार वाला है। मतलब यदि इसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि देखेंगे तो ये ऊपर से मूल में 1000 योजन विस्तार वाला, जितनी चौड़ाई है उतनी ही ऊंचाई है। इसके चारों ओर आधा योजन विस्तार वाली तथा चतुर्दिक द्वार वाली वेदिका। वेदिका समझ गए आप क्या है? वेदिका शब्द का प्रयोग हमने किस अर्थ में किया था? 2-3 बार आज। बाउंड्री है ना, उसका घेराव चारों तरफ से। उसके तल में 62.5 योजन ऊंचा और 31.25 योजन विस्तृत स्वाति देव का विहार है। उसके तल में मतलब इस पर्वत की तलहटी में इतना लंबा चौड़ा और इतना विस्तार वाला एक स्वाति नाम का देव है, उसका स्थान है पहले से। जैसे जो हेमवत क्षेत्र है, इस हेमवत क्षेत्र में भी हमारे जैसे ही मनुष्य रहते हैं। आप लोगों को ऐसी शंका हो रही होगी क्योंकि जब आर्य खंड के बाद में हमने म्लेच्छ खंड की चर्चा की थी तो आप में से कुछ लोगों के चित्त में ऐसी शंका थी, यार ये तो समझ में नहीं आ रही कि म्लेच्छ खंड में रहता कौन है। हमने कहा था कि हमारे जैसे ही लोग रहते हैं और वहाँ पर काल का परिवर्तन हमेशा होता नहीं है, मतलब चौथा ही काल रहता है, कर्म भूमि रहती है म्लेच्छ खंडों में। तो यहाँ हेमवत क्षेत्र में क्या रहता होगा? यहाँ हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि है। भोग भूमि है यहाँ पर भी। कल्प वृक्षों से काम होता है, युगलिया जन्म लेते हैं, जोड़े से जन्म लेने वाले होते हैं। जन्म होते ही माता पिता का मरण हो जाता है और स्त्री पुरुष माने पति पत्नी के अतिरिक्त परिवार में और कोई सदस्य नहीं होता। जिन दोनों का जन्म हुआ था एक ही माता के गर्भ से, जीवन पर्यंत वे ही पति पत्नी के समान रहने लगते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन पर्यंत रहते हैं। और उसके पश्चात अंतिम समय में तो मतलब मरने के 9 महीने पहले स्त्री को गर्भ धारण होता है और फिर 9 महीने पश्चात पुत्र पुत्री युगल को जन्म देकर उन दोनों का मरण हो जाता है। ऐसी व्यवस्था भोग भूमि में बनती है और वो भोग भूमि आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी, मैंने मैं बात कर रहा हूँ ईस्वी संवत 2013 की। आज
24 मई 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। आज के दिन भी वहाँ मतलब भोग भूमि है एट प्रेजेंट में अभी भी। ऐसा लगता है ना अपने को, अरे साहब ये तो पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने की बातें नहीं है, वर्तमान में भी ऐसा ही है। वहाँ वर्तमान में भी इसी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। चलिए, ये तो हुआ एक हेमवत क्षेत्र, जो दूसरा क्षेत्र है। यहाँ तो जगन्य भोग भूमि है। अभी तीसरा क्षेत्र देखिए, जिसे कहा है हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र की क्या स्थिति है? हरि अर्थात सिंह। सिंह के समान शुक्ल रूप वाले मनुष्य इसमें रहते हैं। वाह, हरि का अर्थ किया इन्होंने सिंह, और क्या किया? सिंह के समान शुक्ल रूप वाले मनुष्य रहते हैं इसमें हरि क्षेत्र में। अतः यह हरि वर्ष कहलाता है। यह निषद से दक्षिण, महाहिमवान से उत्तर और पूर्वापर समुद्रों के मध्य में है। इसके बीच में विकृतवान नाम का वृत्त वैताड्य है। इस पर अरुण देव का विहार है। चित्र देखिए अब आप। इस चित्र में देख करके आप महसूस कीजिए कि हरि क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है। देख पा रहे हैं आप? हेमवत क्षेत्र के आगे महाहिमवान पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ। महाहिमवान पर्वत के बाद माने महाहिमवान पर्वत से उत्तर दिशा की तरफ, निषद पर्वत से दक्षिण दिशा की तरफ, और पूर्व और पश्चिम दिशा में समुद्रों से, इस तरह से चारों तरफ की हमने बाउंड्री बना दी। ये दो तरफ पर्वत हैं, दो तरफ समुद्र हैं, और मध्य का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र हरि क्षेत्र कहलाता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें हमने लिखा है मध्यम भोग भूमि। ठीक है, माने ये जो जगह है, ये जो जमीन है, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मध्यम भोग भूमि का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ भी भोगमय संस्कृति है। यहाँ की संस्कृति भोग विलास से युक्त है, कल्प वृक्षों से सहित है। सब काम कल्प वृक्षों से होते हैं, इच्छानुसार कार्य होते हैं, मन वांछित भोग सामग्री की प्राप्ति होती है। अगणित अतुल्य भोग सामग्री यहाँ इनको भोगने को मिलती है। ऐसी स्थिति है। जगन्य भोग भूमि की तुलना में आयु अधिक होती है, ऊंचाई अधिक होती है, काल अधिक होता है, बाह्य भोगने की सामर्थ्य अधिक होती है, सम्यक प्राप्ति की पात्रता जल्दी हो जाती है। जो जगन्य भोग भूमि की हमने बात की थी, उस जगन्य भोग भूमि में माने हेमवत क्षेत्र में वहाँ सम्यक प्राप्ति की पात्रता 49 दिनों में होती है। जन्म के 49 दिन में सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं कि हाँ ऐसी व्यवस्था है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कर्म भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता कौन सी उम्र में होती है? 8 वर्ष की उम्र में। तो हम लोगों को 60 वर्ष की उम्र में हुई कि नहीं? कि नहीं हुई। तो 8 में ही हो जाती है ना, क्योंकि 8 में पात्रता डेवलप हो जाती है। अब फिर कोई सम्यक तो प्राप्त करे और कोई न करे, ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ की चीज है। हरि क्षेत्र जो मध्यम भोग भूमि है, यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता मात्र 35 दिन में 35 डेज, 35 ओनली 35 डेज में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं जन्म के बाद में। मध्य में वही ब्लू कलर के अंदर एक पर्वत दिखा रखा है, वही वृत्त वैताड्य ये पर्वत है, और इसमें हमने नाम इसके अंदर लिखा हुआ है, ये नाम है विजयवान, और इन्होंने इसमें नाम दिया है विकृतवान। ठीक है, तो अन्य प्रणति आदि ग्रंथों में इसका नाम भिन्न होगा, विजयवान दिया हुआ है वही नाभिगिरी वृत्त वैताड्य पर्वत, और इस पर जो विहार है वो अरुण देव का विहार है। बड़े आगे चित्र से ही चलते जा रहे हैं हम,
अभी तो बहुत चर्चा करनी है अपने को इस चित्र के संदर्भ में, क्योंकि अभी हम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, फिर हम पर्वतों की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम सरोवरों की बात करेंगे, फिर उत्तर कुछ देवगुरु भोग भूमियों की बात करेंगे, काल की चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें इसी चित्र के अंतर्गत देखनी है अपने को। अभी पेज नंबर 381 पर ही 11-12 नंबर का पॉइंट देखिए, 11-12 नंबर। पंडित जी, हाँ बोलिए। मध्यम और उत्कृष्ट दोनों में कितना कितना फर्क है? मध्यम और उत्कृष्ट में? हाँ, मध्यम में 35 दिन में सम्यक दर्शन की बात कही मैंने, और उत्कृष्ट उसके जो सब भोग सामग्री मिलती है उससे थोड़ा कम ज्यादा है उत्कृष्ट तुलना। हाँ जी, भोग सामग्री में भी फर्क है, आयु में फर्क है, ऊंचाई में फर्क है, और जीवन शैली में, भोग प्राप्ति के सामर्थ्य में, भोगने की सामर्थ्य में, सब चीजों में अंतर है। हाँ, जैसे देखिए उत्तम भोग भूमि की यदि हम बात करेंगे, अभी वैसे वो उत्तर गुरु और देवगुरु नाम की है, अभी अपना प्रकरण यहाँ आया नहीं है, लेकिन उसमें 21 दिन में सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। इतना तो अपन सम्यक दर्शन से अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, तो अपन तो सम्यक दर्शन की बात याद रखते हैं। उत्तम भोग भूमि में 21 दिन में, मध्यम भोग भूमि में 35 और जघन्य भोग भूमि में 49। इन 3 तरह की व्यवस्था है। फिर इसके अलावा फिर भोग सामग्री वगैरह के संदर्भ में, भोजन वगैरह के संदर्भ में, उत्तम भोग भूमि के अंदर 3 दिन बाद में आहार होता है, मध्यम भोग भूमि के अंदर 2 दिन बाद में 1 दिन लेते हैं, जघन्य भोग भूमि में 1 दिन छोड़ करके 1 दिन भोजन ग्रहण करते हैं। आंवले बराबर छोटा सा भोजन होता है उनका। जघन्य भोग भूमि में 1 पल्ले की आयु होती है, वहाँ 2 पल्ले की, फिर 3 पल्ले की उत्तम भोग भूमि में। इसी तरह से हाइट के संदर्भ में यदि बात करें तो उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु है। क्या पल्ले बोला क्या मैंने पहले? कोस है वो, माने हाइट जो है वो 1 कोस की, 2 कोस की और 3 कोस की है। और जो उम्र है, आयु है, वो 1 पल्ले, 2 पल्ले और 3 पल्ले की है। ठीक है, बढ़े अपन आगे। निषद से उत्तर, नील से दक्षिण और पूर्वापर समुद्रों के मध्य में विदेह क्षेत्र है। बना सकते हैं अपन सब क्षेत्रों की परिभाषा। माने यदि विदेह क्षेत्र की परिभाषा अपन यहाँ से नहीं पढ़ते तो भी आप बतला सकते थे। एक तरफ जिसके निषद पर्वत है, दूसरी तरफ जिसके नील पर्वत है, और पूर्व और पश्चिम में जिसके लवण समुद्र है, ऐसे क्षेत्र का नाम है विदेही क्षेत्र। देखा होगा, चित्र में भी देख पा रहे हैं। इसमें रहने वाले मनुष्य सदा विदेह अर्थात कर्म बंधोच्छेद के लिए यत्न करते रहते हैं। इसमें रहने वाले मनुष्य सदा कर्म बंधन के लिए, कर्म बंधन को उच्छेद करने के लिए, माने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यत्न करते रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विदेह क्षेत्र कहते हैं। बोलो कैसी गजब बात है। हर व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई, जैसे हम मंदिर की बात करें, क्योंकि मंदिर के अंदर लोग हमेशा पूजा करते रहते हैं। इस मंदिर में यदि आप चले जाओगे तो हमेशा लोग पूजा करते हुए मिलेंगे। ऐसा होते हैं ना, कोई मंदिर ऐसे अपने जैनियों के नहीं होते हों, अन्य मतियों के होते हों, कोई ऐसे क्षेत्र होते हों, कोई जो भी है। इसमें इस मंदिर में तो कभी भी 24 घंटे आप कभी भी चले जाओ, हमेशा मंदिर खुला ही रहता है, हमेशा लोग रहते हैं, हमेशा लोग भक्ति पूजन करते रहते हैं। तो फिर हमने पूछा कि साहब हमेशा लोग रहते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ करके वहीं रह जाते हैं? कि नहीं, एक ही व्यक्ति नहीं, व्यक्ति अलग अलग हैं, किंतु मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। बस ठीक इसी प्रकार इसका अर्थ भी समझना चाहिए अपने को कि यहाँ के रहने वाले मनुष्य सदा विदेह क्षेत्र में मुक्ति के लिए यत्न करते हैं। इसका अर्थ ये है कि कभी कोई और कभी कोई इस तरह से मुक्ति के लिए यत्न करते ही रहते हैं। वहाँ रहने वाले सभी जीव नहीं,
विदेश क्षेत्र जाकर के भी हम कोरे के कोरे आ गए हैं क्या? ऐसा थोड़ी ना कि विदेश क्षेत्र जाने वाले सभी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते ही करते हैं, कोई कोई ही करते हैं। हाँ, लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है, जो मुक्ति की प्रक्रिया है, जो मुक्ति का प्रोसेस है, वो सब वहाँ बराबर बना हुआ है। ठीक है ना, ये सब बराबर चल रहा है वहाँ। यहाँ कभी भी धर्म का उच्छेद नहीं होता। कौन सी जगह पर नहीं होता धर्म का उच्छेद? विदेश क्षेत्र में। हमेशा कहीं ना कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी क्षेत्र में तीर्थंकर बने रहते हैं, उनका उपदेश होता रहता है, धर्म उच्छेद नहीं होता। ठीक है, चलता रहेगा, धर्म का मार्ग चलता रहेगा, मुक्ति का मार्ग चलता रहेगा, जीवन मुक्ति प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है ना। देखिए, उच्छेद मतलब अभाव, धर्म का उच्छेद नहीं होता, मतलब धर्म बराबर चलता रहता है। आगे चलें। यह पूर्व विदेह, अपर विदेह, उत्तर कुरु और देवकुरु इन 4 भागों में विभाजित है। कौन विभाजित है? ये विदेश क्षेत्र वाला हिस्सा, विदेश क्षेत्र वाला पार्ट 4 भागों में विभाजित है। पूर्व विदेह, अपर विदेह, अपर कहते हैं अपोजिट, पश्चिम विदेह है ये। फिर उत्तर कुरु नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ वाला हाफ राउंड शेप। ठीक है ना। देवकुरु दिख रहा है, ब्लू कलर में लिख रखा है। उत्तर कुरु, उत्तम भोग भूमि, ब्लू कलर में लिखा हुआ है सेंटर में। सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए जो हाथी दांत के समान दिखाई दे रहे हैं, चंद्राकार शेप दिखाई दे रहा है, अर्ध चंद्राकार, ये देवकुरु है। साउथ में देवकुरु है, नॉर्थ में उत्तर कुरु है। इन 4 भागों में विभाजित है। आगे देखिए, भारत क्षेत्र के दिग विभाग की अपेक्षा मेरु के पूर्व में पूर्व विदेह, उत्तर में उत्तर कुरु, पश्चिम में अपर विदेह और दक्षिण में देवकुरु है। भारत क्षेत्र के दिग विभाग की अपेक्षा है ये बात। बहुत गजब बात इन्होंने कह दी है। माने ये सब की अपेक्षा से नहीं है, ये सर्वत्र ये बात लागू नहीं होगी। भारत क्षेत्र के दिग विभाग की अपेक्षा से बात लागू होगी। विदेह के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, उसकी चारों दिशाओं में 4 वक्षार पर्वत है। वहां पर देखिए आप क्या वाक्य लिखा है। सेंटर में कौन है? विदेह के, विदेह के मध्य भाग में मेरु पर्वत और चारों दिशाओं में 4 वक्षार हैं। 4 वक्षार नहीं, मतलब चारों तरफ वक्षार हैं। चारों दिशाओं में 4 वक्षार हैं, मतलब 4 वृक्षार हैं, ऐसा अर्थ है उसका। 4 दिशाएं कौन सी होगी? अब देखिए आप, मैं आपको बतलाता हूँ 4 दिशाएं कौन सी। आप चित्र देखिए, इसी चित्र को देखिए आप, क्या कह रहे हैं इसमें। मध्य में विदेश क्षेत्र वाले पोर्शन पर आपकी दृष्टि होगी। ये विदेश क्षेत्र वाला पोर्शन उत्तर कुरु और देवकुरु के कारण 2 भागों में बट गया। एक साइड में नदी के ऊपर लिखा है पूर्व विदेह क्षेत्र और दूसरी साइड में नदी के ऊपर लिखा है पश्चिम विदेह क्षेत्र। ठीक है, ये विदेश क्षेत्र हो गए 2, पूर्व और पश्चिम। अब देखिए आप, जो नदियां हैं, पूर्व दिशा की तरफ वाला पोर्शन देखिए। पूर्व दिशा की तरफ जो नदियां हैं, जो उसमें से एक नदी, जो मुख्य नदी सुमेरु पर्वत के नजदीक से निकल रही है, सेंटर में पूर्व पश्चिम, जो विजय द्वार में से निकल रही है, इस सीता नदी के कारण ये विदेश क्षेत्र 2 भागों में बट गया, साउथ में और नॉर्थ में, नॉर्थ साउथ 2 हो गए सीता नदी के कारण।
इसी तरह से जो अपर विदेह है, पश्चिम दिशा की तरफ वाला विदेह है, वो विदेह क्षेत्र भी दो भागों में बट गया सीतोदा नदी के कारण। सीतोदा नदी के नॉर्थ में, सीतोदा नदी के साउथ में। अब ये चार कॉर्नर हो गए, ये विदेह क्षेत्र चार भागों में बट गया। ऐसा कह सकते हैं पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता के उत्तर की तरफ, सीता के दक्षिण की तरफ, पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा के उत्तर में और सीतोदा के दक्षिण में। ये चार दिशाएं हो गई। इन चारों दिशाओं में चार चार वक्षार पर्वत हैं। पूर्व दिशा की ओर से इनके सबके नाम लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं? चित्रकूट नाम दिख रहा है, पद्मकूट, नलिनकूट, एकशैल, इस तरह के नाम दिख रहे हैं इसमें। वैश्रवण, अंजन, आत्मांजन, वक्षार शब्द साथ में लिखा हुआ है। ख्याल में आगे वक्षार कहाँ है? इन वक्षारों के ऊपर भी कृत्रिम चैत्यालय हैं। आप यदि इस चित्र को जूम करके देखेंगे तो वहाँ येलो कलर के आपको ये वक्षार के ऊपर भी अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक ये जिन मंदिर बना हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? यहाँ तक अपना जो प्रकरण अपन ने पढ़ा है अभी तक, विदेह क्षेत्र तक की चर्चा। आपसे यदि ये पूछें विदेह क्षेत्र में क्या क्या जानते हैं आप, तो आप क्या बतलाएंगे? सबसे पहले तो विदेह क्षेत्र का एरिया बतला देंगे। निश्चित नील पर्वत के बीच में, दोनों साइड में समुद्र है। मेरू पर्वत देवगुरु उत्तर गुरु के कारण दो भागों में बट गया है। सीता और सीतोदा नाम की दो नदियां हैं जिनके कारण ये चार भागों में बट गया है। मध्य में सुमेरु पर्वत है। इतना सब तो जान ही लिया हमने। अब देखिए आगे आगे पढ़ता हूँ, पुस्तक में देखिए। सीता नदी के पूर्व की ओर जम्बू वृक्ष है। उसके पूर्व दिशा की शाखा पर वर्तमान प्रासाद में जम्बू द्वीपाधिपति अनावृत नाम का व्यंतरेश्वर रहता है तथा अन्य दिशाओं में उसके परिवार का निवास है। अनावृत नाम का व्यंतर है जो जम्बू द्वीप का अधिपति है, जो जम्बू द्वीप का शासक है, जो जम्बू द्वीप का राजा है, जिसका जम्बू द्वीप के ऊपर शासन चलता है, कंट्रोल चलता है। आप कहेंगे कि सच में कैसी बात कर रहे हो आप? जम्बू द्वीप का शासन चल रहा है, जम्बू द्वीप का अधिपति है, हमारा शासक है, हमारा अधिकारी है, राजा है, हम नाम तो जानते ही नहीं है उसका। अरे भैया, तुम भले ही नहीं जानते हो, हम लोग भले ही नहीं जानते हो, लेकिन जो सामर्थ्यशाली हैं वे सब बराबर उसका नाम पता सब जानते हैं कि वो कौन है, कैसा है और कितने सामर्थ्य वाला है। उसके निर्देशन में चलते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने थोड़े दिन पहले ही प्रैक्टिकल हमारे सभा में करके देखा। मैंने 50-60 लोग सभा में बैठते हैं सुबह प्रवचन में, और मैंने सभा में ऐसा पूछ लिया सहजी कि बतलाओ भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, कौन है? आप विश्वास नहीं करेंगे, 90% लोग मौन थे। मौन थे मतलब उनको पता नहीं था कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। बोलो आप। प्रबुद्ध सभा है, अच्छे सब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, बुद्धिमान, तर्कशील। मतलब ही नहीं है राजनीति से कौन है क्या है। प्रधानमंत्री का नाम तो जानते हैं, मनमोहन सिंह जी का। राष्ट्रपति कौन है तो प्रणब मुखर्जी का नाम किसी को नहीं आया। पहले तो ये थे, प्रतिभा पाटिल थी और ये थे और ऐसा था, अब्दुल कलाम थे, उस समय तो सबकी नॉलेज में था, निगाह में था। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति किसी अधिकारी, शासक या राजा को जाने यह कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना?
आप लोगों के यहाँ की भी यदि हम बात करें तो ओबामा को तो सब जानते हैं, राष्ट्रपति को। आपके यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री होते तो होंगे। वाइस प्रेसिडेंट। कौन है वाइस प्रेसिडेंट? सबको पता हो ये कोई गारंटी नहीं है। जो बाइडेन। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति को हर किसी का पता नहीं है, उससे अनुमान बतला है, बहुत से लोगों को पता भी हो सकता है। और एक देश नागरिक होने के नाते हमारे को इन सब बातों के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जम्बू द्वीप के संदर्भ में, जम्बू द्वीप बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, और उसका जो अधिपति व्यंतरदेव है, अनावृत तो उसका नाम यहाँ बतलाया है। और कहाँ रहता है वो? सीता नदी की पूर्व दिशा में मौजूद जम्बू वृक्ष की पूर्व शाखा पर रहता है। वो बहुत बड़ा वृक्ष है। वृक्ष के संदर्भ में हमने एक दिन बात की थी, आप लोगों को ध्यान होगा थोड़ा बहुत, जम्बू वृक्ष के संदर्भ में। आप देखिए चित्र में जम्बू नाम का वृक्ष दिखा रखा है एक। उत्तर पूर्व भूमि में देखिए सीता नदी निकल करके आ रही है ऊपर सरोवर से, केसरी सरोवर से। केसरी सरोवर से निकली हुई सीता नदी के पूर्व में आगे आकर के फिर मेरू की प्रदक्षिणा दी उसमें, फिर पूर्व दिशा की ओर बह गई। ये जो कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर पर ग्रीन कलर का एक वृक्ष दिखा रखा है जिसका नाम है जम्बू वृक्ष। और इस जम्बू वृक्ष की भी चारों तरफ 4 शाखाएं हैं। उस पर एक पर अकृत्रिम चिकित्सालय भी है, और एक पर व्यंतरदेव का निवास है, और बाकी अन्य शाखाओं पर बने हुए भवनों पर उसी के परिवार के लोग रहते हैं, देव परिवार के लोग रहते हैं। पंडित जी, हाँ, तो विदेश क्षेत्र 5 क्षेत्र है ना, तो यहाँ 4 क्यों दिख? ये जो 4 हैं, ये 4 एक के ही 4 पार्ट हैं। अभी आप जो 5 की बात कर रहे हैं, उस 5 में से इस जम्बू द्वीप में एक ही विदेश क्षेत्र है ये, जिसके हमने ये 4 हिस्से बतलाए हैं। अभी दूसरा विदेश क्षेत्र, तीसरा विदेश क्षेत्र, चौथा और 5वां विदेश क्षेत्र ये जम्बू द्वीप में नहीं है। जम्बू द्वीप में तो एक ही विदेश क्षेत्र है। जब हम जम्बू द्वीप को क्रॉस करके लवण समुद्र और धातकी खंड द्वीप में जाएंगे तो धातकी खंड द्वीप में 2 दिखेंगे हमारे को विदेह, और पुष्करार्ध में दिखेंगे 2 और विदेह। इस तरह से 5 विदेह होंगे। आपके पास में जो जम्बू द्वीप वाला चित्र जो आपने खोल रखा है, आप इसी जम्बू द्वीप के साइड में टच किया हुआ दूसरा एक और चित्र है जो ढाई द्वीप का चित्र है। आप वो चित्र देखिए, आपको उसमें 5 विदेश क्षेत्र दिखाई देंगे। येलो कलर वाला चित्र देखिए, सेंटर में जम्बू द्वीप का विदेश क्षेत्र दिख रहा है। चारों तरफ लवण समुद्र है, और लवण समुद्र के बाद जो द्वीप है उसमें पूर्व दिशा की ओर भी विदेश रचना दिख रही है, और पश्चिम दिशा की ओर भी विदेश जैसी रचना दिख रही है। क्या ना? फिर इसी तरह से पुष्करार्ध को देखेंगे, मतलब कालो नदी समुद्र के बाद में, तो वहां भी इसी प्रकार की रचना आपको दिखाई देगी। पूर्व दिशा की तरफ भी आदि वैसी की वैसी विदेश क्षेत्र की रचना दिख रही है, और पश्चिम दिशा की तरफ भी वैसी की वैसी ही रचना दिखाई दे रही है। अब आप काउंट कीजिए, जैसे येलो चित्र में जो ढाई द्वीप वाला जो चित्र है, तो आपको 5 विदेश क्षेत्र दिखाई देने लगेंगे। क्लियर है? हाँ जी। माने जम्बू द्वीप में एक ही विदेश क्षेत्र है, और बाकी के 4 विदेश क्षेत्र जम्बू द्वीप के बाहर हैं। तो हमने यहाँ ये 4 हिस्से बतलाए हैं, ये एक ही विदेश क्षेत्र के 4 हिस्से बतलाए हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम वापस आ जाएं अपन पुस्तक पर। नील की दक्षिण दिशा में 1000 योजन तिरछे जाने पर
सीता नदी के दोनों तटों पर 2 यमक आद्री हैं। अब देखिए थोड़ी बारीकी से चल रहे हैं, थोड़ी बारीकी में चलते हैं अपन। नील की दक्षिण दिशा में देखिए आप जम्बूद्वीप का चित्र, एक तरफ निश्चित पर्वत है, दूसरी तरफ नील पर्वत है। नील पर्वत की दक्षिण दिशा में 1000 योजन तिरछे चले तो सीता नदी के दोनों तटों पर, देख पा रहे हैं आप, सीता नदी निषद से निकल रही थी, नील से निकल रही है। ब्लू कलर वाला जो पर्वत है वो है नील पर्वत। उस नील पर्वत से निकली नदी सीता नदी। अब वहां 2 राउंड बना रखे हैं, ब्लू कलर के 2 छोटे छोटे से गोले हैं जो पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं वे? 2 यमक आद्री हैं। कहां पर? सीता नदी के दोनों तटों पर। दिख गए यमक पर्वत? वहां नाम भी लिखा हुआ है। मेरे पास में इसका प्रिंट आउट है, इसलिए मैं उसको जूम करके नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन यमक गिरी तो वहां लिखा है। यमक का नाम भी लिखा है क्या? ठीक है ना, दोनों तरफ यमक गिरी है। ख्याल में आती यमक गिरी कहाँ है? अब जैसे सीता की इधर बतलाए ना, ये इसी तरह से सीतोदा की तरफ भी है क्या? चलिए अपन तो और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रकरण देखें इसमें। सीता नदी से पूर्व विदेह के 2 भाग हो जाते हैं, जो अभी अपन ने कर लिए थे। जो सीता नदी बह करके लवण समुद्र में मिल रही है, जो सीता नदी बहती हुई लवण समुद्र में जाकर के मिली है, उस सीता नदी के कारण इस पूर्व विदेह के 2 भाग हो जाते हैं, उत्तर और दक्षिण। माने पूर्व विदेह क्षेत्र के उत्तर में और पूर्व विदेह क्षेत्र के दक्षिण में। ठीक है। उत्तर भाग 4 वक्षार पर्वत, उत्तर भाग में अभी हमने बताई दिया आपको। उत्तर भाग जो है वो 4 हेलो, डिस्कनेक्ट થઈ ગયું લાગે છે। शुरू कर सकते हैं। देखिए, तो सीता नदी के पूर्व विदेह के 2 भाग हो गए, उत्तर और दक्षिण। ठीक है ना। अब उत्तर भाग जो है, इस उत्तर भाग में, उत्तर भाग को भी 8 भागों में बांटा है। देखें जरा, वो बहुत मजेदार है पूरी की पूरी रचना। आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको इस चित्र के माध्यम से धीरे धीरे बात पूरी समझ में आ जाएगी। उत्तर दिशा की तरफ देखिए आप, सीता नदी की उत्तर दिशा की तरफ 4 वक्षार और 3 दिवंगा नदियों से बट जाता है ये, और ये 8 भूखंड 8 जगह हो गई। आप देखें जरा, 4 तो वक्षार दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो अभी मैंने नाम बतलाए थे। पर्वत हैं 4 तो, और चारों पर्वतों के बीच में 3 बड़ी नदियां जो निषद नील पर्वतों के ऊपर मौजूद विभंगा नामक कुंडों से बह रही है। विभंगा कुंड दिख रहे हैं? देखिए क्या, इधर
इतना छोटा छोटा है ना, तो पढ़ने में नहीं आ सकता है, तो थोड़ा समझ में तकलीफ होता है। अच्छा अच्छा, तो आप प्रिंट आउट देख रहे हैं, जूम नहीं कर पा रहे हैं उसको? प्रिंट आउट में तो ख्याल आ गया कि सीता नदी के का पूर्व भाग और नॉर्थ और साउथ। हाँ तो बराबर। सीता नदी के नॉर्थ में 4 पर्वत दिख रहे हैं। उन चारों पर्वतों के बीच में, 4 के बीच में 3 नदियां हैं, विभंगा नाम है उनका। इसके कारण कुल 8 पोर्शन हो गए इसके। कलर वाइज 8 चक्रवर्तियों। कलर वाइज तो गोल्डन कलर में तो पर्वत है। गोल्डन में पर्वत है और ब्लू में नदी दिखाई रही है। ब्लू में नदी दिखा रखी है, बिल्कुल। ब्लू क्या है? वो लाइट ब्लू है, स्काई है। लेकिन इससे 8 पोर्शन हो गए हैं कुल। अभी जो 8 पोर्शन जो हो गए हैं, इन 8 के नाम देखिए, आप नाम से पकड़ पाएंगे 8 कहाँ कहाँ है। मैंने आप निषद पर, इनके नाम है कच्छा। कच्छा नाम दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ, थोड़ा बड़े अक्षरों में है वो। तो सबसे पहला क्षेत्र कच्छा क्षेत्र है, सुमेरु पर्वत के पास में है, नील पर्वत के दक्षिण में है। सबसे पहला फर्स्ट मेरु पर्वत की तरफ से सीता नदी से जो 8 हिस्से हो गए हैं, उनमें पहला हिस्सा लेफ्ट साइड से। पंडित जी, सीता नदी का 16 यहाँ तो दिखाई देता है भाग। हाँ, सीता नदी का 16 भाग का नाम दिया है। 16 भागों का नाम दिया है। आपकी आवाज कटती हुई आ रही है। एक भी नाम पढ़ नहीं सकते, ये प्रॉब्लम होता है। वो बड़ा तो दिखता है कि नील पर्वत है, निषद पर्वत है, ये सब। तो एकदम छोटा है ना, वो नहीं। इसमें नाम लिखे हैं। अब वही, अभी क्या है एक्चुअल में, इतने से पेपर प्रिंट के ऊपर कितनी चीजें कैसे समाहित करना भी आसान नहीं था वास्तव में। वो सब बारीक बारीक करके किया है और उसको एनलार्ज करके ही देखा जा सकता है। इंटरेस्टिंग बहुत है। उसके नाम लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन जो पंडित जी मैं बोली ना है, तो उसमें एक कच्छा है, एक सुकच्छा है, महाकच्छा है, ऐसा। हाँ जी बिल्कुल। ये तो 16 है नाम। ये पूर्व में है ना, पूर्व सीता नदी में, और सीतादो नदी में 16 भाग है, 16 नाम। हाँ, तो कुल 32 हो जाएंगे। कुल 32 हो जाएंगे। अभी हम सीता के पूर्व दिशा की तरफ बात कर रहे हैं, तो 8 है वहाँ। सीता के उत्तर की बात करें, सीता के नॉर्थ में देखेंगे तो 8 है, और सीता के साउथ में देखेंगे तो 8 है। मतलब सीता नदी संबंधी कुल 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। देखिए, इसमें नाम भी लिखे हैं। तीसरी लाइन है इस पैराग्राफ की, 382 पेज पर। तीसरी लाइन देखिए, कच्छा, सुकच्छ, महाकच्छ, कच्छक, कच्छकावर्त, लांगलावर्त, पुष्कल, पुष्कलावर्त, ये इन देशों के नाम हैं। 8 देशों के नाम बतला दिए ये, जो नाम चित्र में लिखे हुए हैं। ठीक है। फिर ये नाम तो लिखे हुए थे ऊपर, और इनमें नगरियों के नाम और दिए हैं अलग अलग। वो भी नगरियों के नाम थोड़ा यदि चित्र को जो लोग इनलार्ज करके देख सकते हैं वे देखें। स्वस्तिक जहाँ बना हुआ है इसी नगरी में, पूरी नगरी में, वहाँ नाम भी लिखे हैं। क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड़गा, मंजूषा, औषधि और कुंडलिकिनी, ये 8 राज नगरियाँ हैं। ये 8 नगरियाँ हो गई। मैक्सिमम जूम किया है 400, फिर भी वो छोटा छोटा नाम तो नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये कुल मिलाकर के जो पूर्व विदेह क्षेत्र है, वो पूर्व विदेह क्षेत्र सीता के कारण 2 में बट गया था। ठीक है। और जो 2 में बटा, उसमें से एक की बात करें तो वो भी वक्षार और विभंगा के कारण 8 भागों में बट गया।
अब 8 में से यदि एक की बात करें कच्चा देश की, जहाँ कच्चा लिखा हुआ है, उसकी भी बात कर रहे हैं कि कच्छ देश में पूर्व पश्चिम लंबा विजयार्ध पर्वत है। सेंटर में देख रहे होंगे आप, देख पा रहे होंगे, विजयार्ध नाम का पर्वत है उसमें, कच्छ में। वह गंगा, सिंधु और विजयार्ध से बटकर 6 खंडों को प्राप्त हो जाता है। कच्छ देश माने वहां भी 6 खंड हो गए, एक नगरी के भी। अभी कुल नगरियां बतलाई थी, और कुल नगरियों में से जो पहली नगरी है कच्चा नगरी, उसके भी 6 खंड हो गए। इसी तरह दक्षिण पूर्व विदेह भी 4 वक्षार और 3 विभंग नदियों से विभाजित होकर 8 चक्रवर्तियों के उपभोग योग्य होता है। वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्यका, रमणीय और मंगलावती, ये 8 देशों के नाम हैं। उन्होंने इस तरह से फिर इनके भी नाम बतला दिए, फिर उसके आगे बारे की भी चर्चा कर दी। इस तरह से ये बढ़ते हुए, विभाजित होते हुए, इस तरह से विदेश क्षेत्र की 32 नगरियाँ, और प्रत्येक नगरी की इसी प्रकार की परिस्थिति है, जिनकी अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की है। शेष चर्चा अपन आगामी क्लास में करेंगे। अभी की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। मेरे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को आप लोगों के यहाँ गुरुदेव जयंती का कुछ कार्यक्रम है, और इसलिए ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी मेरे पास में आई है कि मंडे को लोग वहाँ उस कार्यक्रम में रहेंगे, जो किसी जगह पर एकत्रित होकर के कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए अपना स्वाध्याय मंडे को नहीं हो पाएगा। ट्यूसडे एक दिन है बीच में, जिस दिन अपना स्वाध्याय रहेगा। वेडनेसडे को मैं निकल रहा हूँ यूएस के लिए। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को विशेष शिविर का आयोजन है डलास में, इसी फ्राइडे को, नेक्स्ट जो फ्राइडे आने वाला है। मतलब आज फ्राइडे है ना, अब नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3 दिन का डलास में कार्यक्रम है, जिसमें सुबह से प्रवचन रहेंगे। मतलब देखिए आप, पूरा कार्यक्रम जैसा मेरे को बतलाया है, 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो कार्यक्रम है, उसमें तत्वार्थ सूत्र के ऊपर कक्षा, शिविर का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम रहेगा। 9:30 से 11 बजे तक तत्वार्थ सूत्र, फिर उसके बाद में तत्वार्थ सूत्र के पश्चात 11 से 12 जैन भूगोल के ऊपर जो डीवीडी है, वो डीवीडी चलेगी 1 घंटे की, जो 3 डीवीडी हैं। और 12 बजे तक ये कार्यक्रम हुआ। फिर भोजन और थोड़े रेस्ट के बाद 3 से 4 बजे तक 12 भावना, 4 से 5 बजे तक जैन भूगोल, और 5 से 6:30 बजे तक तत्वार्थ सूत्र की कक्षा पुनः। उसके पश्चात भोजन के बाद में फिर 12 भावना के ऊपर प्रवचन शाम को, फिर 12 भावना के बाद में फिर शंका समाधान प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। डलास का कार्यक्रम है, 30 तारीख से 7 तारीख तक डलास में है, 7 से 14 तक शिकागो में है, 14 से 21 मियामी है, 21 से 29 या 30 तारीख तक टोरंटो कनाडा है, और उसके पश्चात डेट्रॉइट में अपने जाना का शिविर है। इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। वापस मैं इंडिया लौट करके आऊँगा 7 को। 8 जुलाई से हम यहाँ कार्यक्रम वापस अपना शुरू कर पाएंगे। अभी बीच में एक अपना जो स्वाध्याय है वो ट्यूसडे को और होगा, जिसमें अपन थोड़ी बहुत यहाँ की चर्चा करेंगे। मंडे अपना ऑफ है। जनवाणी स्तुति हम लोग बोल लेते हैं, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग बोलिए। शिकागो कब आ रहे हैं? शिकागो है 7 to 14 जून। 7 to 14 जून। ओके। हाँ जी। ओके। यानी अभी हम ईमेल में वैसा भेजेंगे पंडित जी कि 7 जुलाई तक आपके जो यहाँ के जो रेगुलर सेशन है वो नहीं रहेंगे, उसके बाद का कार्यक्रम बाद में बताएंगे हम, ठीक है ना? हाँ ठीक है जैसा भी। और यहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग को मिलता है कि आपको सुनने के लिए जो भी फ़ोन जहाँ जहाँ आप हो, तो शिकागो में तो है ये लोग, और डलास में वो अतुल भाई खारा है, तो उनसे पूछ लेते हैं कि यू स्ट्रीम पे कि और किसी जगह अगर आ रहा है तो लाभ ले सकेंगे लोग। हाँ
या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रो, सदा देत हूँ रो। 9 बार नमोकार मंत्र।